गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इन्फ्लुएंजा के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इससे पहले हमने इसकी डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स ये सब पढ़ा। कैसे इन्फ्लुएंजा किस सेंचुरी में कैसे फैला, पेंडेमिक था, एपिडेमिक था, एंडेमिक था, क्या था क्या नहीं था, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा। फिर उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा, इन्फ्लुएंजा होता क्या है, ठीक है। इसके कौन सा वायरस होता है, कॉजेटिव एजेंट भी पढ़ा, और कौन सा इन्फ्लुएंजा HB, HA, ठीक है, किस में ज़्यादा फैलता है, एनिमल्स में होता है कि ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। ये सब हमने उसमें पढ़ा। और क्लिनिकल फीचर्स भी हमने इसके पढ़े, साइन एंड सिम्टम्स कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें। ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन भी पढ़ा कि मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन कैसे होता है स्नीजिंग से, मतलब ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग के थ्रू, ठीक। और डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? पैथोजेनेसिस का मतलब है डिजीज़ बॉडी के अंदर किस तरह डेवलप होती है और कौन कौन से स्टेप के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक। डिजीज़ बॉडी के अंदर किस तरह डेवलप होती है और कौन कौन से स्टेप के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है, ये होता है आपका पैथोजेनेसिस, ठीक। इन्फ्लुएंजा वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सिर्फ वायरस का आना ही डिजीज़ नहीं होता। मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में एंटर किया तो सिर्फ उसका आना ही इन्फेक्शन नहीं हो गया या फिर डिज़ीज़ नहीं हो गया, बल्कि वायरस का होस्ट सेल के साथ इंटरेक्शन करता है। क्या करता है? जो वायरस का होस्ट सेल है, ठीक है, जो वायरस का होस्ट सेल के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, फिर रेप्लिकेशन करता है, फिर इम्यून रिस्पॉन्स और टिश्यू डैमेज मिलकर सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या क्या करता है? इंट्रैक्शन, रेप्लिकेशन, इम्यून रिस्पॉन्स और टिश्यू डैमेज मिलकर सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में एंटर होने से लेकर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन तक कैसे पहुंचता है। तो हमारा पहला स्टेप है एंट्री ऑफ द वायरस, मीन्स एंट्री ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इनटू बॉडी। तो सबसे पहले स्टेप है एंट्री ऑफ वायरस, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फेक्टेड पर्सन है दूसरे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। ये मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। ये मेनली किसके थ्रू स्प्रेड होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज़ करता है या फिर टॉक करता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट रिलीज़ होते हैं। तो क्या होते हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रिलीज़ होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें वायरस प्रेजेंट होता है। ये ड्रॉपलेट हेल्दी पर्सन के नोज़, माउथ, आइज़ के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? जो हेल्दी पर्सन है उसके नोज़, माउथ और आइज़ के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं और वायरस सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजल सरफेस पर डिपॉजिट होता है। तो क्या होता है? वायरस सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजल सरफेस पर डिपॉजिट होता है, ठीक है। यहाँ से इन्फेक्शन की स्टार्टिंग होती है। अभी समझ में आया एंट्री ऑफ वायरस, वायरस कैसे एंट्री करता है हेल्दी पर्सन में और इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, ठीक है। अब है कि सेकंड है आपका अटैचमेंट टू सेल, अटैचमेंट टू होस्ट सेल, है ना, अटैचमेंट टू होस्ट सेल। तो इसमें दिया हुआ है
बॉडी में एंटर होने के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस का होस्ट सेल से अटैच होना होता है। ठीक है, क्या हुआ, बॉडी में जो वायरस है उसने एंटर किया, अब वो अपने होस्ट सेल से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? अपनी होस्ट सेल से अटैच होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सरफेस पर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सरफेस पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस पे क्या होता है? कि इम्पॉर्टेंट क्या होता है? कि इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जो मैंने आपको आपकी फ़र्स्ट क्लास में, इन्फ्लुएंजा की फ़र्स्ट क्लास में बताया था। मैंने जब उसकी इंट्रोडक्शन में दे रही थी, ठीक है, तब मैंने बताया था कि कौन से दो प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन होता है हीमाग्लूटिनिन और दूसरा न्यूरामिनिडेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के सिलिएटेड एपिथेलियल सेल के पास नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस पर होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस के पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसे हीमाग्लूटिनिन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन होस्ट सेल के सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब जो बॉडी के अंदर जो होस्ट सेल है, ठीक है, उससे क्या करेगा? बाइंड अप करेगा। ये देखिए, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये जो पर्पल कलर के हैं, ये क्या? हीमाग्लूटिनिन। ठीक है, और जो होस्ट सेल है, ये हमारा होस्ट सेल है सीलिक एसिड रिसेप्टर। इसमें जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये किससे अटैच हो रहा है? हीमाग्लूटिनिन। ठीक है, इससे बाइंड अप करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइंड अप करने की कोशिश करता है। ठीक है, बाइंड अप होता है। होस्ट सेल के रिसेप्टर को सियालिक एसिड रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सियालिक एसिड रिसेप्टर कहते हैं। हीमाग्लूटिनिन और सियालिक एसिड रिसेप्टर के बीच बाइंडिंग इन्फेक्शन का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, अब ये वायरस आया, ठीक है, होस्ट सेल से अटैच हुआ। अब जो वायरस के सरफेस पे एक प्रोटीन है, वो होस्ट सेल के रिसेप्टर से क्या करेगी? बाइंड अप करने की कोशिश करेगी। यही आपका क्या है? यही इन्फेक्शन का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अगर वायरस सेल से अटैच नहीं करेगा तो वो इन्फेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वायरस होस्ट सेल से अटैच नहीं होगा तो क्या होगा? वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 3 आता है हमारा आता है अब स्टेप 3। क्या है? एंट्री एंड अनकोटिंग ऑफ वायरस। एंट्री एंड अनकोटिंग ऑफ वायरस। इसमें दिया हुआ है अटैचमेंट के बाद वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है। क्या हो गया? अटैचमेंट के बाद वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर कर गया। जो होस्ट सेल है, अब देखो कैसे एंटर किया, ये देखो इमेज में यहाँ पे भी शो हो रहा है कैसे अटैच किया। पहले वायरस एंटर हुआ, ठीक है, वायरस एंटर हुआ। एंटर होने के बाद उसकी जो सरफेस पे हीमाग्लूटिनिन नाम का जो प्रोटीन है, उसने किससे बाइंड अप किया? जो होस्ट सेल है, ठीक है, मतलब सारे ही सेल से उसने बाइंड अप करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे एक सेल ऐसा था जो वीक है, फिर उससे उसने बाइंड अप किया। बाइंड अप करने के बाद क्या होता है? अटैचमेंट के बाद क्या हुआ? होस्ट सेल के अंदर एंटर कर गया। जो वायरस है अब वो यहाँ पर इस वाले में, ठीक है, अब वो एंटर कर गया। ठीक है, एंटर कर गया।
अब एंटर हो गया, ये प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। जब वायरस सेल के अंदर चला जाएगा, होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में होस्ट सेल वायरस को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? जो होस्ट सेल है वायरस को अपने अंदर ले लेता है। इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेल के अंदर जाने के बाद वायरल इन्वेल्व और होस्ट मेम्ब्रेन के बीच फ्यूज़न होता है। क्या होता है? वायरल इन्वेल्व होता है और होस्ट मेम्ब्रेन के बीच फ्यूज़न होता है। ठीक है, क्या हो रहा है? फ्यूज़न हो रहा है, ये देखिए फ्यूज़न हो रहा है। सेकंड में दिया हुआ है ना, फ्यूज़न एंड अनकोटिंग। ठीक है, इसके बाद वायरल आरएनए रिलीज़ होता है। क्या होता है? वायरल आरएनए रिलीज़ होता है। जो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो वायरस है वो क्या हो रहा है? रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया, उसका आरएनए रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया। वायरस का जेनेटिक मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक आरएनए वायरस है और इसका जीनोम सेगमेंटेड होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? ये एक आरएनए वायरस है और इसका जीनोम सेगमेंटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, इसमें क्या है? अब वायरस होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। अब वायरस क्या कर रहा है? होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाइकेशन करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले वायरल आरएनए न्यूक्लियस में एंटर करता है। अब क्या किया? जो वायरल आरएनए है वो न्यूक्लियस में एंटर करेगा। ठीक है, किस में एंटर करेगा? न्यूक्लियस में एंटर करेगा। फिर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से आरएनए से वायरल एमआरएनए बनता है। देखो, वायरल आरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, वायरल एमआरएनए बनेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया। ठीक है, फिर वायरल आरएनए से क्या कन्वर्ट हुआ? वायरल एमआरएनए। ठीक है, इसके बाद इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। जब वायरल आरएनए से वायरल एमआरएनए कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक, अब सेल के अंदर न्यू वायरल आरएनए वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? न्यू वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये सब कंपोनेंट असेंबल होकर नए वायरस पार्टिकल्स बनाते हैं। अब ये सब जो कंपोनेंट हैं, आरएनए, एमआरएनए, वायरल आरएनए और वायरल एमआरएनए और प्रोटीन और हाँ, ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये सब कंपोनेंट असेंबल होकर नए वायरस पार्टिकल्स बनाने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह एक इन्फेक्टेड सेल बहुत सारे नए इन्फ्लुएंजा वायरसेस प्रोड्यूस करता है। क्या होता है? इसी तरह एक इन्फेक्टेड सेल बहुत सारे नए इन्फ्लुएंजा वायरस प्रोड्यूस करने लगता है। अब जैसे जो होस्ट सेल के अंदर एंटर हुआ है वायरस, उसने वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपनी फैमिली बनानी स्टार्ट कर दी, मतलब अपने कंपोनेंट बिखेरने स्टार्ट कर दिए। आरएनए, एमआरएनए, फिर उसके बाद प्रोटीन, ये सब कंपोनेंट उसने बिखेरा। ठीक है, उसने फैला दिया। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट एक वायरस को बनाने में हेल्प करते हैं। तो एक नया वायरस बना, फिर उसके बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर एक नया वायरस बना। तो क्या होगा? ये सब बन के क्या करते हैं? मतलब एक नया वायरस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है।
वायरसेस प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 5। तो स्टेप 5 में दिया हुआ है रिलीज ऑफ न्यू वर्जन, रिलीज ऑफ न्यू वेरिएंट्स। न्यू वेरिएंट्स क्या है? जब नए वायरस पार्टिकल्स रेडी हो जाते हैं तो वो इन्फेक्टेड सेल से बाहर रिलीज़ होते हैं। जब नए वायरस पार्टिकल्स रेडी हो जाते हैं तो वो इन्फेक्टेड सेल से बाहर रिलीज़ होते हैं। इस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूरामिनिडेज का, ठीक है। किसका रोल होता है मेन? न्यूरामिनिडेज का मेन रोल होता है। प्रोटीन का, ये एक प्रोटीन है, मैंने 2 प्रोटीन बताए थे आपको स्टार्टिंग में जब हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह कवर की थी। एक थी हीमाग्लूटिनिन और दूसरी है न्यूरामिनिडेज। तो हीमाग्लूटिनिन क्या है? वायरस के सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, याद रखिएगा। और ये किससे बाइंड अप करने की कोशिश करती है? होस्ट सेल से बाइंड अप करने की कोशिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा प्रोटीन है? तो ये प्रोटीन है न्यूरामिनिडेज, ठीक है। ये प्रोटीन कौन सी है? न्यूरामिनिडेज। प्रोटीन का न्यूरामिनिडेज होस्ट सेल सरफेस के सियालिक एसिड रेसिडुएज को रिमूव करता है। ये क्या करता है? होस्ट सेल सरफेस के सियालिक एसिड रेसिडुएज को रिमूव करता है। अब जो सेल के सरफेस पे जो क्या प्रेजेंट है? सियालिक एसिड रेसिडुएज है, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। रिमूव करता है। इससे नए वायरस पार्टिकल सेल से रिलीज़ हो पाते हैं। अब देखो, जो वायरस है वो सेल में तो एंटर कर गया, ठीक है। किसके थ्रू? पहले प्रोटीन के थ्रू। पहला प्रोटीन क्या था? हीमाग्लूटिनिन। उसने हेल्प किया होस्ट सेल के अंदर जाने में, ठीक है, बाइंड अप करके। अब ये बाहर कैसे आएंगे? मल्टीपल जो इन्होंने एक सेल के अंदर अपना वायरस का मल्टीप्लिकेशन किया है, अब ये बाहर कैसे आएंगे? बाहर आएंगे तो बाहर कैसे ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। कौन सी बाउंड्री बनी हुई है सेल के बाहर? सियालिक एसिड की बाउंड्री बनी हुई है। अब इसको तोड़ने के लिए एक उनको और बैरियर चाहिए। इस बैरियर को तोड़ने के लिए उनको एक और योद्धा चाहिए। इनका योद्धा कौन सा है? न्यूरामिनिडेज, ठीक है। अब न्यूरामिनिडेज इनके जो सियालिक एसिड रेसिडुएज है, इसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। और इससे जो पार्टिकल्स बने हैं, जो वायरस पार्टिकल्स बने हैं, वो सेल से रिलीज़ हो पाएंगे, ठीक है। रिलीज़ होने के बाद ये नए वायरस नियर बाय रेस्पिरेटरी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये रिलीज़ हो गए। अब ये अपना क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आसपास जितनी भी एरिया है उनको क्या करेंगे? जितने भी उनके सेल्स हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। क्या होता है? इसी तरह इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, जो है स्प्रेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे स्प्रेड हो रहा है? अब वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्प्रेड करता है जैसे रिपीटेड साइकिल होती है। इन्फेक्शन, रेप्लिकेशन, पहले होता है इन्फेक्शन, फिर उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, फिर न्यू वायरस का फॉर्मेशन होता है, फिर न्यू सेल इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से वायरल लोड इंक्रीज होता है। क्या होता है? इस प्रोसेस की वजह से वायरल लोड इंक्रीज होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस सिलिएटेड एपिथेलियल सेल को डैमेज करता है। क्या करता है? डैमेज करता है। सीलिया का नॉर्मल फंक्शन होता है म्यूकस को रिमूव करना। सीलिया का नॉर्मल फंक्शन क्या है? म्यूकस को रिमूव करना, फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करना, ठीक है। सीलिया का ये काम होता है। जब सीलिया डैमेज हो जाते हैं तो म्यूकस एक्यूमुलेट होता है, रेस्पिरेटरी क्लियरेंस कम होता है, ठीक है। अब जो सीलिएक म्यूकस है, ठीक है,
हाँ, जो सीलिएक है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, म्यूकस को रिमूव करना। ठीक है, अब अगर सीलिया ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है, अब अगर सीलिया ही डैमेज हो गया तो क्या होगा, म्यूकस एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, और भी म्यूकस वहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी क्लियरेंस कम हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी क्लियरेंस का काम कर रहा था सीलिया, वो भी कम हो जाएगा और इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। ठीक है, क्या होगा, इन्फेक्शन और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना .7 होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, जब वायरस बॉडी में इन्फेक्शन करता है, जब वायरस बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है, जब वायरस बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स वायरल एंटीजन रिलीज़ करते हैं। जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो वायरल एंटीजेंस रिलीज़ करते हैं। बॉडी में साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज़ होता है। बॉडी में क्या रिलीज़ हो रहे हैं, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज़ होते हैं। इम्पॉर्टेंट साइटोकाइंस, इसमें क्या क्या होता है, इसमें इंटरल्यूकिन होता है, इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। देखिए इसमें दिया भी हुआ है सेकेंड पॉइंट में, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस आर रिलीज़, क्या क्या रिलीज़ करते हैं ये, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा और इंटरफेरनस। ठीक है, इंटरफेरोन्स भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन साइट पर अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, इम्यून सेल्स को जो इन्फेक्शन साइट है उसको वहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस, ये इन्फेक्टेड सेल और वायरस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या करता है, इन्फेक्टेड सेल और वायरस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेचुरल किलर, NK सेल। ठीक है, ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या करता है, इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। बाद में अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होती हैं। बाद में क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी इसमें एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें T सेल और B सेल आता है। T सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। T सेल क्या करते हैं, मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और B सेल क्या होते हैं, B सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा, T सेल क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और B सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो वायरस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, वायरस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये आपका किसका रिएक्शन है, किसका रिस्पॉन्स है, ये आपके होस्ट का रिस्पॉन्स है। होस्ट जो सेल हैं उनका रिस्पॉन्स है। ठीक है, होस्ट सेल का रिस्पॉन्स है। क्या क्या रिस्पॉन्स इसके हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं। जब वायरस बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब जो वायरस है बॉडी में एंटर किया, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर दिया, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट हुआ तो बॉडी में साइटोकाइंस और कीमोकाइंस हैं और फिर ये क्या रिलीज़ करती हैं, ये रिलीज़ करती हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। क्या करती हैं, रिलीज़ करती है और इंटरफेरोन्स भी रिलीज़ करती हैं। ये इम्यून सेल को इन्फेक्शन साइट पर अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, इम्यून सेल को
इन्फेक्शन साइट पर अट्रैक्ट करता है, तभी तो वहाँ जाके वो फाइट कर पाएगा। जैसे मैक्रोफेजेस क्या हैं, ये इन्फेक्टेड सेल और वायरस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब इनका काम क्या है, जो वायरस हैं, वायरस के पार्टिकल हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मार कर देती हैं, एकदम उन लोगों को मार देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट नेचुरल किलर क्या करता है, नेचुरल किलर सेल ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। बाद में एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। ये क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और फिर जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होती है, वो बाद में होती है। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्टिवेशन है, इसमें एक्टिवेट कौन कौन से सेल्स होते हैं जो बाद में एक्टिवेट होते हैं, ये होते हैं टी सेल और बी सेल। टी सेल का काम क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सेल क्या करते हैं, मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है। ये था हमारा होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब अब होस्ट सेल रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेशन। तो इसमें दिया हुआ है वायरस रेप्लिकेशन और इम्यून रिस्पॉन्स के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन होती है। अब ये दोनों वायरस का रेप्लिकेशन हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है। वहाँ पे मतलब फाइट चल रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस में एपिथेलियल सेल डैमेज होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एपिथेलियल सेल जो है डैमेज हो जाती हैं। ठीक है। इन्फ्लामेटरी सेल इंक्रीज़ होते हैं। इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या होते हैं, फिर इंक्रीज़ होते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। म्यूकस प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। एडिमा डेवलप हो सकता है। ये चेंज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। ये चेंजेस क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कफ, सोर थ्रोट, फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस। ठीक है। क्या क्या करते हैं, जैसे कफ, सोर थ्रोट, फीवर, वीकनेस, बॉडी पेन, और ये सब कॉज करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 9 हमारा। स्टेप 9 में है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये हमने पहले वाले में भी पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा पैथोजेनेसिस के रिज़ल्ट में पेशेंट में सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स है जो पेशेंट में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से, इम्यून रिस्पॉन्स के कारण फीवर डेवलप होता है। ठीक है। चिल्स, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन चेंज होने से चिल्स फील हो सकती है। हेडेक, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर के इफ़ेक्ट से हेडेक हो सकता है। मसल एक, बॉडी पेन, साइटोकाइंस रिलीज़ होने के कारण मसल्स में पेन और वीकनेस होती है। ड्राई कफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन के कारण ड्राई कफ होती है। फटीग क्यों होता है, तो बॉडी इन्फेक्शन फाइट करने में एनर्जी यूज़ करती है, इसीलिए टायर्डनेस होती है। ठीक है। अब है पॉइंट नंबर 10। ठीक है, पॉसिबल आउटकम या फिर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इन्फ्लुएंजा के आउटकम्स पेशेंट की इम्यूनिटी और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में नॉर्मली 5 to 7 डेज़ में रिकवरी हो सकती है और सपोर्टिव केयर से पेशेंट इम्प्रूव कर सकता है। सीवियर केसेस में हाई रिस्क पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। वायरल निमोनिया, वायरस डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया, इन्फ्लुएंजा के बाद बैक्टीरिया इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है। क्या हो सकती है, ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो सकती है।
साइनसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एग्जर्बेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़, एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसे अस्थमा, सीओपीडी और हार्ट डिजीज़ वर्सन हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर, सीवियर केसेस में लंग्स प्रॉपरली ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये था आपका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं एक लाइन में, ठीक है, तो पहले क्या होता है, बॉडी में वायरस एंटर करता है, एंटर करने के बाद अपना मल्टीप्लाइकेशन स्टार्ट करता है, मल्टीप्लाइकेशन के बाद वो अपने सिम्टम्स इन्फ्लामेशन कॉज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वहीं से सिम्टम्स धीरे धीरे अपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो सीवियर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने इन्फ्लुएंजा के पैथोजेनेसिस को स्टेप बाय स्टेप समझा। वायरस एंट्री, अटैचमेंट विद होस्ट सेल, एंट्री ऑफ अनकोट एंड अनकोटिंग, वायरल रेप्लिकेशन और रिलीज ऑफ न्यू वायरसेस, ठीक है, स्प्रेड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इम्यून रिस्पॉन्स, टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेशन, क्लिनिकल सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस। इस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करके डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये था हमारा आज जो इन्फ्लुएंजा की पैथोजेनेसिस जो हमने आज कंप्लीट की। ठीक है, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है क्लास, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है CCH, और ये कोर्स सिर्फ 1 ईयर का है। ठीक है, और इसकी कंप्लीट फ़ीस आपकी होने वाली है सिर्फ 25,000। ठीक है, सिर्फ 25,000 इसकी पूरी कंप्लीट फ़ीस है। और एक और कोर्स है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है टेलीमेडिसिन कोर्स। आपके लिए बेस्ट कोर्स क्या है? टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस इसकी है 25,000। ठीक है, इसकी भी कंप्लीट फ़ीस कितनी है? 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, बाकी आज हम अपनी क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।